हे एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी, इंडियाज नंबर वन स्टडी चैनल। आप सभी को पता है नंबर वन क्यों है? क्योंकि इतने सालों में इतने बच्चों को सिलेक्शन दिलाया है घर बैठे बैठे। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। और इस बार हम आए हैं यूपीएससी के साथ, यानी कि यूपीएससी आपके लिए लेकर आए हैं। क्यों? क्योंकि यूपीएससी में यार बहुत बड़े हमारे लिए चैलेंज रहते हैं। नंबर वन कि पूरे साल खुद को मोटिवेट कैसे रखें, ठीक है ना, कैसे अपने आप को एक लंबे टाइम तक मोटिवेट रखें। दूसरी चीज, क्या मैं दिल्ली जाकर पढूं या ना पढूं? दिल्ली जाने के बाद रूम का खर्चा, रूम के बाद फूड का खर्चा, वो आंटी के हाथ का गंदा सा खाना, ठीक है, जो कि अनहाइजेनिक होता है। उसके बाद पेरेंट्स से दूर रहने का मेंटल स्ट्रेस, उसके बाद कुछ डिस्ट्रैक्शंस, यू नो व्हाट आई मीन। तो इतनी सारी चीजों से बचने के लिए हम लोगों ने सोचा कि एजुकेशन आपके घर तक ही पहुंचा दी जाए। सो यूपीएससी की बात है और मेरा नाम ना है ऐसा हो नहीं सकता। सो आई एम साहिल और मैं आपको पढ़ाऊंगा हिस्ट्री, सोशल इशू, करंट अफेयर्स, यानी कि जीएस 1। मेरे ऊपर है भाई, तुम अपनी टेंशन छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद आपको उन सारी जो मैंने सिचुएशंस बताई, टेंशंस बताई, उससे निपटना कैसे है। तो निपटने के लिए सबसे बेटर सॉल्यूशन है भाई अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में आपके फायदे क्या क्या होंगे? आपको 2 लाख रुपए नहीं देने होंगे जो दिल्ली आके कोचिंग से पे करने पड़ते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज, रूम नहीं लेना होगा। लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, आप घर बैठे बैठे पढ़ो। पूरा दिन कोई ना कोई टीचर आपके साथ अवेलेबल है, यानी कि आपके एक दो सब्जेक्ट हमेशा ट्रैक पे रहेंगे, आप सुनते रहोगे, पढ़ते रहोगे। टेस्ट सीरीज, जब तक अपने आप को भीड़ में नहीं उतारोगे भाई, पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पर हो। यानी कि टेस्ट सीरीज होंगी और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाएगा भाई सही ट्रैक पे हो या नहीं हो। क्विजेस होंगे। क्विजेस ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। कुछ ना कुछ आपके छोटे मोटे क्विज होते रहेंगे जो कि आपको बताते रहेंगे कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। अगर अच्छी नहीं है तो भाई घर जाके पढ़ो, अगर अच्छी है तो थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हो। डाउट क्लियरिंग सेशन, यानी कि आपको कोई भी डाउट हो तो आप टीचर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं ऐप पे। ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है कि आपने टीचर से टच में रह सकते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, हर वक्त हम आपको परेशान करते रहेंगे कि बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, जैसे आपकी मम्मी कहती है ना, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। तो वही हमने आपके साथ करना है, ठीक है। यानी कि जब तक हम आपको आईएएस ना बना दे, हम शांति से नहीं बैठेंगे। और बाकी जुनून आपका भी मैटर करता है। तो फायदे क्या क्या है? एडुकेटर्स लाइव होंगे, बिल्कुल है। पूरी तैयारी कराएंगे, ठीक है, कभी भी कहीं भी कराएंगे। वीकली क्वेश्चंस होंगे, डाउट क्लियरिंग क्लासेस होंगी, ठीक है। एडुकेटर्स आपको एक अलग अलग तरीके बताएंगे पढ़ने के लिए। ये आपको एक 5 मिनट बाद पता चल जाएगा जब मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा कंटेंट, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट सीरीज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडेंस। यूपीएससी के लिए गाइडेंस की जरूरत है। आप जब भी किसी टॉपर को देखो तो सबसे पहली चीज जो उसके पास है वो प्रॉपर गाइडेंस। कुछ बच्चे होते हैं लेट लतीफ, लुढ़कते पुढ़कते पहुंचते हैं अपने चौथे पांचवें अटेम्प्ट तक। क्यों? क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस की कमी है। तो भाई पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर लो ना, गाइडेंस यहीं से लो, ठीक है। यही सारी बातें इंग्लिश में लिखी है, हिंदी इंग्लिश भाई समझ सकते हो, कॉमन चीज है। ओके, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करो? प्ले स्टोर या अपने आईओएस पे जाके अन अकेडमी डाउनलोड करो। डाउनलोड करने का उसे इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद अपना प्रोफाइल बनाओ। प्रोफाइल पे जाके प्लस पे जाओ। प्लस पे जाने के बाद अपना गोल सेलेक्ट करो। गोल सेलेक्ट करने के बाद यूपीएससी सीएससी को सेलेक्ट करो, यानी कि यूपीएससी जो हमारा गोल है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन लो, और सब्सक्रिप्शन लेते ही वो मांगेगा आपसे पैसे, और आपका हाथ जाएगा अपने दिल पे, हाय पैसे देने पड़ेंगे। नहीं भाई, इतने कोई भारी अमाउंट नहीं है। जस्ट लुक एट इट, कैन यू इमेजिन? 3600 कुछ, ठीक है ना, 2667, सीरियसली यानी कि इंस्टॉलमेंट्स आपके पास है और आपको पैसे पे करने हैं 44,000 फॉर 12 मंथ्स एंड 64,000 फॉर 24 मंथ्स। 2 लाख वाला खर्चा नहीं, रूम का खर्चा नहीं, फूड का खर्चा नहीं, पेरेंट्स से दूर रहने का खर्चा नहीं भाई। और क्या चाहिए? 24 घंटे आपके साथ हैं। तो ठीक है ना, ये काश मेरे टाइम पे होता। तो ये एक तरीके से रेवोल्यूशन है आज के टाइम में कि स्टडी को घर तक पहुंचाया गया है। और अन अकेडमी की जैसे सारी फैकल्टीज से आपको फायदा ये मिलता है कि आप हमारा नाम यूज करके 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। और वो डिस्काउंट ये है, ठीक है ना, यानी कि 12 मंथ आपको हो जाएगा 39,600 एंड 24 मंथ 57,600। इजी काम, पैसे बच रहे हैं भाई। चलो, ठीक है। उसके बाद टेलीग्राम ऐप पे जाके अन अकेडमी को फॉलो करो, वहां पे आपको कुछ अपडेट्स मिल जाएंगे। सो अब मैं आता हूं, आज मैं क्या कराने वाला हूँ, ठीक है ना। आज मैं क्या कराने वाला हूँ? आज मैं कराने जा रहा हूँ भाई इंडिया का, जो बच्चे मानते हैं सबसे बोरिंग सब्जेक्ट, जिसका नाम है हिस्ट्री, ठीक है। और जितने लोगों को लगता है बोरिंग है, ये मेरा चैलेंज है क्लास के बाद बताना ये बोरिंग था या नहीं था। इवन कोई भी लेक्चर बोरिंग हो, कम ऑन, ठीक है। हिस्ट्री कभी बोरिंग नहीं है, सिर्फ एक नजरिया होता है, ठीक है ना। तो इसे इंटरेस्टिंग बनाने की हेडिंग मेरी है। तो हिस्ट्री में हमें सबसे पहली चीज, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एंशियंट और मेडिवल तो केवल प्री में आती है, इसे छोड़ देते हैं।
अच्छा, बहुत से टॉपर्स ने कहा है कि मैंने मेडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़ी बट मेरा सिलेक्शन हो गया। भाई लक हर बार काम नहीं करता, ठीक है। एंशियंट मेडिवल के क्वेश्चंस हर बार देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आर्ट एंड कल्चर का क्या करोगे? आर्ट एंड कल्चर तो इसी से रिलेटेड है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, सोशल इश्यूज के आंसर लिखोगे। सपोज अगर वो आपसे कहता है कि विमेन कंडीशन को डिस्क्राइब करो 2020 से लेके यानी कि 21st सेंचुरी आज तक की और हड़प्पन सिविलाइजेशन से, तो सोशल इश्यू में इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। एग्जामिनर ने डेट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देना बंद कर दिए हैं। सो कैसे मैनेज करोगे? इसलिए एंशियंट हिस्ट्री मैटर करती है। तो मेरा सबसे पहला टारगेट ये है कि आपके आगे एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री को ऐसा रखा जाए कि आपको ज्यादा कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े, उसे पढ़ो और निपट जाओ। दूसरी चीज हमारे लिए प्रॉब्लम क्या आती है, बहुत से लोग कहते हैं कि हमने एनसीईआरटी पढ़ ली, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ ली, इसके बाद प्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। सही बात है। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आपको अभी इसे अरेंज करना नहीं आया है, आपको इसे अरेंज करना नहीं आया। तो मैं ये भी काम आपका सॉर्ट आउट कर दूंगा, मैं इसे अरेंज करके आपको दे दूंगा ताकि आप बस पढ़ो और फिर क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाए। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत से लोग कहते हैं हम आंसर्स नहीं लिख पा रहे हैं, तो आंसर्स के सॉल्यूशंस में साथ में बताऊंगा आंसर्स को किस तरीके से लिखा जाता है। एंड हिस्ट्री के नोट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा डायग्राम बनाए जाते हैं। ये हिस्ट्री में डायग्राम की जरूरत है या नहीं, ये मैं बताऊंगा। क्या हिस्ट्री में सिनॉप्सिस की जरूरत है? नहीं, ये मैं आपको बताऊंगा। हिस्ट्री के नोट्स में क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और आंसर में क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो बताऊंगा। अदर इंपॉर्टेंट थिंग, सिलेबस को बहुत ध्यान से समझो, ठीक है ना। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ना शुरू करें। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी की बुक लेके बैठ जाते हैं, उसमें सब कुछ पढ़ने बैठ जाते हैं। सब कुछ जैसे एजेस लाइक स्टोन एज वगैरह पढ़ने बैठ गए, नियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज। क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन है उसका? कम ऑन यार, वाई यू वेस्टिंग योर टाइम? टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से। यहीं से स्टार्ट करेंगे एंशियंट हिस्ट्री को, यहीं से प्री में आती है, यहीं से चीजें आती है। सबसे पहले मैं जो बात करूंगा वो है कंफ्यूजन के बारे में। कंफ्यूजन क्या है? मैंने लिखा है हड़प्पन सिविलाइजेशन, लेकिन स्कूल में पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। अभी रिसेंटली जब हमारी बजट की स्पीच हुई थी तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये नाम ले लिया था, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। ओ भाई, हम कौन सा माने, कौन सा है सही? तो ये बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। तो इससे पहले क्लियर करता हूँ, हुआ क्या था। जब ये सिविलाइजेशन बनी तो हर हिस्टोरियन ने अलग अलग नाम दिया है। असल में होता क्या है, हिस्ट्री को लिखने के 500 से भी ज्यादा तरीके हैं। हर बंदा अपने तरीके से हिस्ट्री लिख रहा है। अगर ब्रिटिशर्स हिस्ट्री लिखते हैं तो ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं ये शो करने की कोशिश करते हैं कि ब्रिटिशर्स ही सब कुछ है, इंडियंस तो इस दुनिया में बस उनकी गुलामी करने आए हैं। इंडियंस लिखते हैं तो वो लिखते हैं इंडियंस ही सब कुछ है, ब्रिटिशर्स तो बेवकूफ थे। तो इस तरीके से हम घुमा फिरा के हिस्ट्री लिखते हैं, रिलीजियस हिस्ट्री लिखी जाती है। तो जो जिसने भी हिस्ट्री लिखी उसने अपने फायदे के अकॉर्डिंग बनाई। तो जब ये सिविलाइजेशन का नाम आया इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो फिर बात हुई क्योंकि ये सिविलाइजेशन ज्यादातर इस रिवर पे है। लेकिन जो हिस्टोरियंस थे, जो हिस्ट्री की बुक लिखने वाले लोग थे, उन्होंने कहा यार इंडस रिवर इंडिया में तो बहुत कम है। अगर आपने थोड़ी सी भी ज्योग्राफी पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो मैं बता देता हूँ, इंडिया में महज 709 किलोमीटर बहती है इंडस नदी, यानी कि सिंधु नदी केवल 709 किलोमीटर भारत में है, बाकी पूरी पाकिस्तान में है। तो उन्हें लगा यार ये तो उनके नाम पे हो गई, और पाकिस्तान का जहां नाम आता है हम थोड़े से भावुक हो जाते हैं, तो भाई ये बात नहीं बनेगी। फिर उन्होंने कहा कि सरस्वती नदी पे भी बहुत है, सरस्वती का नाम दे देते हैं। लेकिन जो फॉरेन कंट्री के हिस्टोरियंस है उन्होंने कहा सरस्वती रिवर तो हिंदू लोग मानते हैं, दिखी कहाँ? वो तो उस चीज पर यकीन करेंगे जो दिखी। अगेन ये हमारी मैथोलॉजिकल रिवर है, यानी कि एक बिलीव है हमारा कि ये रिवर थी एक टाइम पे। तो ये वाला तर्क भी गलत हो गया। फिर आता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हिस्टोरियंस ने कहा बेटा देखो ऐसा करते हैं, ये लड़ाई तो चलती रहेगी, सबसे बेस्ट चीज है जो सिविलाइजेशन सबसे पहले मिली, यानी कि इस सिविलाइजेशन में जो शहर सबसे पहले मिला हम उसके नाम पे कर देते हैं। तो सबसे पहला शहर मिला था हड़प्पा 1921 में। हमारे एनसीईआरटीज में लिखा है 1920s, आगे एस लिखा हुआ है, तो डेट एक्यूरेट इज 1921, 1920s रहने देना, ठीक है ना। सो 1921 में हड़प्पा मिला, तो उसी के वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम हो गया। और अब हिस्टोरियंस ने डिसाइड किया आगे कुछ भी मिलेगा, जो सबसे पहला नाम मिलेगा उसी के नाम पे कर देंगे। नो रिलीजन, नो माइथोलॉजी, नो कंट्री, ठीक है, इजी चीज है। अब आते हैं सिविलाइजेशन। इसे सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है भाई? सिविलाइजेशन क्यों भाई, क्या है इसमें ऐसा खास किसी सिविलाइजेशन कहा जाए? देखो भाई, बहुत सिविलाइज्ड लोग थे, अर्बन थे। अर्बन का मतलब काफी ज्यादा डेवलप थे, ठीक है। उनके यहाँ नालियां ढकी हुई थी। कैन यू इमेजिन तुम्हारे शहर में नालियां ढकी हुई हैं?
नहीं ना। ठीक है ना। उनके यहाँ नालियां ढकी हुई थी, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम इतना बढ़िया था कि स्टोन स्लैब से ढका हुआ था। सिविलाइज थे, काफी तहजीब से रहते थे, अच्छे से रहते थे, इसीलिए उसे सिविलाइजेशन कहा जाता है। हम आज के टाइम में सिविलाइजेशन कहलाने लायक है या नहीं? आंसर कमेंट में करके जरूर बताना। ठीक है ना। हाँ, कमेंट में करना, ठीक है ना, भड़कना नहीं। सिविलाइजेशन, हम इंडिया इज अ सिविलाइजेशन और नॉट, ये बताना। ठीक है, तो सिविलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। दूसरा कंफ्यूजन है डेट का। हर बुक में अलग अलग है, एनसीईआरटी में अलग है, कुछ फैक्चुअल बुक्स अलग हैं, कुछ रोमिला थापुर अलग कहती हैं, तो बड़े बड़े स्टूडेंट्स अलग अलग कहते रहते हैं। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट डेट है वो है ये 2500 से 1750 डेट। अब आती है इंपॉर्टेंट चीज, क्या ये डेट याद करनी है? आंसर है नो। फिर लोग कहते हैं यार हिस्ट्री में तो बहुत सारी डेट्स आती हैं। ओ भाई, हिस्ट्री इज नॉट अबाउट डेट्स। जितने लोगों को लगता है हिस्ट्री में बहुत सारी डेट्स आती हैं, गलत हो। आप अपना सिलेबस उठा के देख लो, एग्जामिनर ने सिलेबस में एक भी डेट यूज नहीं करी है। उसने क्या लिखा है? मिड 18 सेंचुरी। मिड 18 सेंचुरी यानी कि 1750 का मतलब है, यानी कि उसने डेट का तो यूज किया ही नहीं है। और आप अपने एग्जाम में क्वेश्चंस देखो, वो क्या पूछता है? डिस्क्राइब द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ 3rd सेंचुरी बीसी टू 3rd सेंचुरी एडी। यानी कि पूरी सेंचुरी पूछ डाली उसने, डेट कहाँ है भाई? उसके बाद प्री में स्टेटमेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं कि इसे अरेंज असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे बाद में क्या हुआ। ये क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। तो उसमें भी डेट नहीं लिखी होती, उसमें लिखा होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, रॉल अटैक, जलियांवाला बाग। अब आप बता दो सबसे पहले सबसे लास्ट में क्या हुआ, डेट नहीं लिखी थी। यानी कि हिस्ट्री इज नॉट अबाउट डेट्स। इवन आंसर राइटिंग में आप कभी भी डेट्स मत लिखो। जैसे आप आंसर लिख रहे हो, ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो ब्रिटिश एंटर्ड इन इंडिया, ठीक है, या ब्रिटिश बिकम स्ट्रॉन्ग इन इंडिया अराउंड 17th सेंचुरी बीसीई। डेट आई? नहीं आई ना। आप बैटल ऑफ प्लासी को इग्नोर कर सकते हो, 1600 में वो एंटर करते हैं, आपने 17th सेंचुरी बोल दिया, ठीक है। अगर आप 18th सेंचुरी लिखते हो तो भी आपकी बात सही है, क्योंकि 1757 में बैटल ऑफ प्लासे एंड 1764 में बैटल ऑफ बक्सार। ये तरीका होता है आंसर लिखने का बुद्धू। तो इस तरीके से क्रिएट करो, यानी कि स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, ठीक है। तो ये डेट हुई, ठीक है, तो डेट की बात हुई। अब आते हैं एक और चीज पे जो कि बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, वो है ये बीसीई, बिफोर क्राइस्ट एरा या बिफोर कॉमन एरा। ये क्या है, इसे समझ लेते हैं। देखो, मैं जब छोटा था मैंने अपने स्कूल में एक बार मैम से पूछा, मैम बीसी का मतलब क्या होता है? उन्होंने कहा बिफोर क्राइस्ट। ओ, जीसस क्राइस्ट से पहले। फिर मैंने पूछा मैम एडी क्या होता है? बोली आफ्टर डेथ। मेरे को लगा ओ, जीसस क्राइस्ट की डेथ के बाद। फिर मेरे दिमाग में आया कि जब जीसस क्राइस्ट थे तब दुनिया में क्या था? तब कुछ नहीं था। तो ये बड़ा कंफ्यूजन हुआ यार। फिर वैसे जब मैंने पढ़ा तो मुझे कुछ फाइनली समझ में आया। देखो हुआ क्या, हिस्ट्री को सबसे पहले लिखा ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। और ब्रिटिशर्स हर चीज अपने अकॉर्डिंग करते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है। देखो हिस्ट्री में हम लोग डेट्स ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं। ज्योग्राफी में हम लोग टाइमलाइन ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं। टाइमलाइन कौन सी? ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। इकोनॉमी में एडम स्मिथ, अगेन वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। कहने का मतलब ये है कि जो बंदा लिखता है वो अपने अकॉर्डिंग लिखता है, ठीक है ना। सो बीसी और एडी क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स को लगता था कि दुनिया में जो भी है उन्हीं की वजह से हम लोग तो बस दुनिया में ऐसे ही आए हैं मरने। तो लेकिन जब उन्हें पता चला कि एक सिविलाइजेशन उनसे भी पुरानी है, तो मैटर दिल पे गया कि यार ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि जो भी चीज जीसस क्राइस्ट से पैदा होने से पहले है, यानी कि जीसस क्राइस्ट से पैदा होने से पहले है, वो उल्टी चलेगी। कैसे? 10, 9, 8 ऐसे करते करते देखो 2000, 1500, 1500, यानी कि उल्टी चलती आ रही है। फिर एक टाइम आया 1, जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए। जिस दिन से जीसस क्राइस्ट पैदा हुए उस दिन से दुनिया आगे स्टार्ट हो गई। यानी कि आफ्टर डेथ जैसा तो कुछ है ही नहीं। यानी कि अगर मैं कहूं कि जीसस क्राइस्ट आज कितने साल के हैं? 2020। यानी कि जीसस क्राइस्ट जिस दिन से था उस दिन से दुनिया आगे स्टार्ट हो गई। 500, 1000, 1500, 2020, और आज क्या है? 2020, 2020 चल रहा है। 2020 की याद आती है तो कोरोना याद आता है और सीरियसली दिल टूट जाता है, कितने अरमानों पे आंसू आ चुके हैं हमारे। ठीक है, तो 2020 में हम लोग चल रहे हैं। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को आज तक कितने साल हो गए हैं? जरा देखना, 2500 से लेकर 2020, यानी कि कहानी हमारी क्लियर है कि अराउंड 4000 समथिंग साल हमारे पास हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि जीएस क्राइस्ट से पहले दुनिया उल्टी चलती थी, उसके बाद सीधी चलना शुरू हो गई। ये डेट लाइन बहुत जरूरी है, क्लियर रखना माइंड में। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ जो बच्चे ने बिल्कुल नई नई प्रिपरेशन भी स्टार्ट करी है। जो जो ज्ञानी है, जो थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, प्लीज सुने और एंजॉय करें, ठीक है। सो उन्होंने नाम दिया इसे बिफोर क्राइस्ट, और फिर दिया एनो डोमिनी, ये नाम मिल गया। लेकिन आप बताओ, क्या वर्ल्ड में केवल एक ही रिलीजन है? नहीं ना, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है, सिखिज्म है, इस्लाम है, इतने सारे रिलीजन है, बुद्धिज्म है। तो हम बीसी में बिफोर क्राइस्ट क्यों लिखे? ठीक है, इसीलिए फाइनली अब बोला जाता है बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा, यानी कि आज क्या चल रहा है, 2020 सीई कॉमन एरा। और ये जो मैंने लिखा था बीसी, इसका क्या मतलब है, बिफोर कॉमन एरा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, कोई भी इसमें डिफिकल्ट चीजें नहीं है। एक तो बीसी बीसी में हम लोग बहुत कंफ्यूज हुए हैं इतने सालों में, ठीक है ना। सो इट्स अ बिफोर कॉमन एरा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन को स्टडी कैसे करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटरेस्टिंग वे से स्टडी कैसे होती है। देखो, सबसे पहली चीज है, एक सोचो कि आप एक घर लेने गए हो, ठीक है। क्या लेने गए हो? घर। होम होम होम, ठीक है ना, घर लेने गए हो। मैं घर ही लिखूंगा, मुझे अच्छा लगता है घर, ठीक है। ठीक है, तो हम एक घर लेने गए हैं, तो उस घर में आप क्या क्या देखोगे, जरा ये सोचो। आप देखोगे कि वो घर कितने एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। उस घर के चारों ओर क्या है, इस घर में रूम्स कैसे हैं, यानी कि कौन कौन से अच्छे रूम है, कौन सा ऐसा रूम है जिसमें ड्राइंग रूम होगा, कौन सा मेरा स्टडी रूम होगा, कौन सा मेरा बेडरूम होगा, कौन सा मेरा प्राइवेट रूम होगा। जो भी रूम है आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है ना। फिर आप इसमें रूम्स देखते हो। फिर आप देखोगे मेरे रूम्स की स्पेशलिटी क्या है, कौन कौन से रूम से क्या क्या दिखता है, मेरे कौन से रूम में सूरज की रोशनी डायरेक्ट आती है, मेरे कौन से रूम से आस पड़ोस अच्छा दिखता है, यानी कि आप सब कुछ देखोगे। उसके बाद आप देखोगे नेबर्स, ठीक है ना, पड़ोसी कैसे हैं भाई। पड़ोसियों पर नजर रखना जरूरी है, वैसे पड़ोसी आप पे नजर रखते हैं, यानी कि हम ये देखेंगे हमारे पास में कोई ऐसी आंटी रहती है जो हर वक्त हम पे नजर रख के ये बताएगी बेटा कितने बजे जाते हो, कितने बजे आते हो। तो हम पड़ोसी भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हमारे घर में फीचर्स, यानी कि आसपास एमिनिटीज कैसी हैं, लाइक हॉस्पिटल है, मॉल है, ठीक है, और एटीएम है, बार है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो एक तरीके से हम सारी चीजें देखेंगे। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को भी ऐसे ही देखेंगे। देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ फैली हुई थी, इंडिया के मैप में एक छोटा सा आइडिया है, ठीक है ना, यहाँ यहाँ फैली हुई थी। अभी पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा कहाँ कहाँ फैली थी। अब पढ़ेंगे इसी तरीके से कि मैं अपना घर देखने गया हूँ, और अब शुरुआत करते हैं। तो मैं अपना घर देखने आया हूँ, और मेरे को सबसे पहले पता चलता है मेरा घर किस एरिया में है, यानी कि कॉलोनी कौन सी है, किस किस पार्ट में है। तो सबसे पहले मुझे पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है, कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया में फैली हुई है, अफगानिस्तान में, ईरान में। यानी कि मैंने क्या देख लिया, कितने एरिया में इसका एक्सपेंशन है। ओवरऑल इतने स्क्वायर किलोमीटर का है, ठीक है ना। हालांकि अपना घर 100-200 गज वाला होता है, ये इतना स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। ये अगेन डिजिट इज नॉट इंपॉर्टेंट, जस्ट फॉर नॉलेज है, ये पता होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा, एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, हम फिर रोएंगे, तो कंफ्यूज होने का नहीं। कौन कौन से एरिया कवर होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। सिंध, ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में। बलूचिस्तान कहाँ पे है? पाकिस्तान में। एक जम्मू एंड कश्मीर कहाँ पे है? इंडिया में। पंजाब इंडिया, हरियाणा इंडिया, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी, नॉर्दर्न महाराष्ट्र, इनमें है, ठीक है। एग्जामिनर के क्वेश्चन देखो, कुछ टाइम पहले तक तो एग्जामिनर बहुत सिंपल क्वेश्चन करता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, इनमें से कौन सा शहर हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं है। पहले तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे बच्चों वाले, लेकिन नहीं, अब बच्चा नहीं रहा यूपीएससी। अब यूपीएससी को पता है कि आबादी ज्यादा आ रही है कंपटीशन देने, छटाई भी ज्यादा करनी है, तो क्वेश्चन टफ हो गए। अब स्टेटमेंट वाले आते हैं, ठीक है ना। कहीं पे ये नाम दे दिया होगा, कहीं पे ये नाम मिल गया होगा, या इसके अंदर कोई शहर हो, लाइक राखी गढ़ी, वो आ जाएगा। कहने का मतलब है कि स्टेटमेंट क्वेश्चन आएंगे, थोड़े से उसे बनाया जाएगा। तो ये सारे नाम आपको याद होंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वेस्टर्न यूपी का मतलब होता है दिल्ली के आसपास का एरिया, लाइक नोएडा, ठीक है, मेरठ, इस एरिया के आसपास फैला हुआ था। नॉर्दर्न महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का बिल्कुल ऊपर का जरा सा एरिया, पूरा नहीं था। बाकी सारे स्टेट्स, हाँ मैंने पूरे नाम लिखे हैं तो ऑलमोस्ट पूरा ही था। तो इतने एरिया को कवर करता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। यानी कि मैंने क्या देख लिया कि मैं घर लेने आया हूं, और वो घर कितने एरिया को कवर कर रहा है। इजी, आगे देखते हैं, ठीक है। अब मेरे घर की स्पेशलिटी क्या है, मेरे घर का सबसे बड़ा रूम कौन सा है, छोटा रूम कौन सा है, क्या है, एक तरीके से रूम्स। तो सबसे पहले देखते हैं कैपिटल्स, यानी कि मेरे घर की इंपॉर्टेंट रूम्स। तो कैपिटल में दो कैपिटल्स थी, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। एक मूवी भी आई थी मोहनजोदारो, जिन जिन्होंने देखी है भगवान तुम्हारा भला करे, ठीक है। मोहनजोदारो मूवी आई थी, सबने देखी थी, ठीक है ना यार। बॉलीवुड पे यकीन नहीं करना, जब बॉलीवुड हिस्ट्री दिखाए तो यकीन नहीं करना, सिर्फ दिमाग को घर रख के एंजॉय करना चाहिए। सो
मोहनजोदारो एंड हड़प्पा दो कैपिटल्स थी, ये दोनों ही पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में है दोनों। लार्जेस्ट साइट, सबसे बड़ा रूम यानी कि सबसे बड़ा शहर हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन सा था? मोहनजोदारो। और मोहनजोदारो कहाँ पे है? पाकिस्तान में। भाई मेरे घर में सबसे बड़ा कमरा मेरे कब्जे में ना हो, कितना दुख होगा। तो फिर हिस्टोरियंस को और मेहनत करनी पड़ी। तो हिस्टोरियंस ने इंडिया में भी एक साइट ढूंढ के निकाली। सो द लार्जेस्ट साइट इन इंडिया इज राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हमारा कहाँ पे है? हरियाणा में एक जगह है हिसार, ठीक है ना, वहां पे है। ओके, अब इस चीज को ध्यान से देखना। अगर क्वेश्चन आता है द लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट, सो द आंसर इज मोहनजोदारो। बहुत सिंपल आंसर है यार, मोहनजोदारो आंसर है। अगर पूछे हड़प्पन सिविलाइजेशन में यानी कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा शहर कौन सा था, लेकिन भारत में, ठीक है, लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया को याद रखना, यहाँ पे इंडिया में अगर बात होती है तो राखीगढ़ी है। यानी कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, लार्जेस्ट साइट देखते ही उछल मत जाना और बाकी ये क्वेश्चन छोड़ मत देना, ऐसा मत करना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और ये चीज आपको मिल जाएगी। पोर्ट सिटीज, पोर्ट सिटीज का मतलब क्या है कि भैया कोई ऐसे सिटीज थे जहां पे सी पोर्ट्स थे। कैन यू इमेजिन सी पोर्ट्स? बिल्कुल सी पोर्ट्स थे। तो वो कौन कौन से हैं? लोथल एंड कुंतासी, ये दोनों हमारे गुजरात में है। गुजरात देखो कितने टाइम से पुराना इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए आज के टाइम में भी गुजरात इंपॉर्टेंट है। अगर आप इकोनॉमी पढ़ोगे आपको पता चलेगा अहमदाबाद इज टेक्सटाइल हब, ठीक है ना। गुजरात से सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ पोर्ट्स। और तो गुजरात आज के टाइम में जो है वो तो है ही है, डेवलप है, लेकिन हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत है गुजरात की उसे डेवलप बनाने में। फिर आता है सुक्का जंदौर, ये एक छोटा सा एरिया है जो कि हमारा पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे पड़ता है। बालाकोट, ये भी न्यूज में था, याद करो, बालाकोट एयर स्ट्राइक्स की वजह से पाकिस्तान में है। अल्लाहदीनो अगेन पाकिस्तान में, कराची के पास है, ठीक है। तो ये सारे हम एक तरीके से हम अपने घर के रूम्स देख रहे हैं। मेरे घर के रूम्स में बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, ये भी अभी तो बहुत सारी चीजें हैं। अब जरा देख लेते हैं पड़ोसी, ठीक है ना, कि ऐसे कौन से पड़ोसी हैं जो हम पे नजर रखेंगे। तो पड़ोसी का मतलब था कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस, यानी कि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन थी तब आसपास कौन सी सिविलाइजेशन सरवाइव कर रही थी? क्या और भी सिविलाइजेशंस आसपास थी? आंसर इज यस, 3 सिविलाइजेशंस थी। इजिप्ट थी उस जमाने में, चाइना थी, चाइना उस समय भी हमारे साथ था, ठीक है ना, चाइना ने हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ा, एंड मेसोपोटामिया, ये 3 थी। अब देख लो चौथी हड़प्पा है। ऑप्शन कितने होते हैं हमारे पास? 4। 3 का नाम यहाँ पर है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द कंटेम्पररी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का समकालीन, कंटेम्पररी का हिंदी मतलब होता है समकालीन, यानी कि उसी समय में एक साथ। कंटेम्पररी जिनको नहीं मतलब पता, थोड़ा और क्लियर कर दूं। सपोज आप अभी हो 2020 में, मैं भी अभी हूं, तो हम दोनों एक दूसरे के कंटेम्पररी हैं, ठीक है ना। कल को मैं मरूंगा नहीं, ऐसे बातें नहीं सोचते। कल को मैं अगर लंदन चला गया तो मैं अब इंडिया में आपके साथ नहीं हूं, तो मैं अभी इंडिया में आपका कंटेम्पररी नहीं हूं, ठीक है ना। मरने का एग्जाम्पल क्यों दूं भाई, ठीक है। सो ये 3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने पड़ोसी देख लिए, अब ये और चीज देखते हैं। मेरे ऐसे रूम के आसपास ऐसी क्या चीजें हैं, यानी कि मेरे घर के आसपास, मैंने जैसे कहा एमिनिटीज देखेंगे, तो मेरे घर के आसपास रिवर्स हैं। देखो यार, हड़प्पन सिविलाइजेशन जहां पर भी है, आपने एक चीज नोटिस करी, वहां रिवर्स बहुत है, ठीक है ना, और इसी वजह से इनका नाम रिवर्स के ऊपर है। रिवर्स के पास रहने का सिंपल सा रीजन है, पहली चीज तो वाटर, दूसरा एग्रीकल्चर। ये 2 रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है रिवर के पास रहने के, ठीक है ना। वाटर एंड एग्रीकल्चर, ये दोनों चीजें इन्हें मिलती थी। उसके अलावा इन्होंने कुछ माउंटेन्स को भी सेलेक्ट किया रहने के लिए, ठीक है ना। माउंटेन्स क्यों? ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा इनके दिमाग में कॉन्सेप्ट था कि ऊंचे लोग ऊंची पसंद ना, सिंपल सा मतलब था माउंटेन्स पे रहने से क्या होता है, जैसे कोई बंदा यहाँ बैठा है और यहाँ से कोई जानवर आ रहा है तो उसे क्लियर दिख जाता था, ठीक है ना। सो ये माउंटेन्स और रिवर्स पे रहना पसंद करते थे। तो इनके घर के आसपास रिवर्स थी। तो कौन कौन सी रिवर्स हैं आसपास? रिवर रावी, ठीक है, ये कौन से शहर पे थी? हड़प्पा। जैसे आज के टाइम में बहुत सिंपल से कुछ चीजें हैं, जैसे यमुना रिवर पे कौन कौन से सिटीज है इंपॉर्टेंट, लाइक दिल्ली है, आगरा है। गंगा पे कौन से हैं इस समय न्यूज में है हमारी, कौन सी? कोसी रिवर न्यूज में है, ब्रह्मपुत्र न्यूज में है जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्लड, ठीक है ना, बाढ़ आई हुई है यहाँ पे, ये न्यूज में है। तो हमें देखना है कि हड़प्पा कौन सी रिवर पे था? रिवर रावी। इंडस पे कौन कौन सिटीज है? मोहनजोदारो एंड चानुधारो, ये 2 इंपॉर्टेंट सिटीज कहाँ पे थे? इंडस रिवर पे थे। घग्गर रिवर पे कौन से थे? बनावली, बनावली हमारा हरियाणा में है, ठीक है। लूनी रिवर पे कौन सा शहर था? लूनी पे था धोलावीरा, ये हमारा गुजरात में है,
ठीक है। सो ये कुछ छोटी चीजें हैं। हाँ, मैं स्टेट्स के नाम साथ साथ बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ ताकि आप एक रिलेट कर पाओ कि अरे ये तो मेरा घर है, यहाँ मेरे को ये पता नहीं है, अच्छा ये मेरे घर के पास है, ठीक है ना। जैसे लूनी रिवर है, इसकी जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस भी अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा, ये ओनली रिवर है जो थार डेजर्ट से होके गुजरती है। बताओ, थार डेजर्ट से, कैन यू इमेजिन, एक रिवर है थार डेजर्ट से गुजर रही है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, लेकिन सब्जेक्ट को रिलेट करना हमें आना चाहिए। तो ये मैंने क्या देखा, मेरे रूम के आसपास क्या क्या है, मेरे घर के आसपास क्या है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है। उसके बाद मेरे रूम, कौन सा ऐसा रूम है जो फ्रंट फेस है, कौन सा सबसे लास्ट है। सो द नॉर्दर्न मोस्ट साइड, ये क्वेश्चन यूपीएससी का फेवरेट रहा है कुछ सालों में, ठीक है ना। नॉर्दर्न मोस्ट साइड, सबसे नॉर्थ में कौन सा शहर है, सबसे नॉर्थ में यानी कि सबसे ऊपर। सारे स्टेट्स के नाम याद करोगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर में एक शहर है मांडा। फिर बात आए सबसे साउथ में क्या था, सबसे नीचे, तो याद करो हमने सारे स्टेट्स के नाम याद करे थे, उसमें था महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के अंदर शहर है दाहिमाबाद। ठीक है। सबसे वेस्ट में सुदका जैंदौर जो कि पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे है। सबसे ईस्ट में क्या है, आलमगीरपुर जो कि यूपी में। किसी किसी बुक्स में इसका नाम मेरठ लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होने का, पास में ही है, ठीक है। हाँ, ज्यादा हम लोग ना दिल पे ले जाते हैं चीजों को, इस पे तो मेरठ लिखा है, इसमें आलमगीरपुर लिखा है, लेकिन यूपीएससी ने जब भी नाम यूज किया है आलमगीरपुर किया है। सो बी रेडी फॉर दिस। ओके, सो ये हो गया। आगे आते हैं, अब हम देखते हैं फीचर्स क्या थे, यानी कि उसे सिविलाइजेशन कहा जा रहा है भाई, कुछ तो खासियत होगी। सिविलाइजेशन कहा गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन को ना, तो कुछ तो खासियत होगी, ठीक है। तो सिविलाइजेशन क्यों कहा गया है, कॉमन फीचर्स उसके देख लेते हैं। मैंने बताया था वहां पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है, यानी कि नालियां इतनी अच्छी सी सिस्टम है, जो नालियां हैं उसे स्लैब से कवर कर रखा है, बर्न्ड ब्रिक से बना रखी हैं। नालियां हर घर से निकल के वाटर रिजर्वॉयर्स तक जा रही हैं, ठीक है, यानी कि रिवर्स तक प्रॉपरली पहुंच रही हैं। देखो, तुम आज की अभी पिक्चर इमेजिन कर सकते हो, तुम्हारे घर के बाहर नाली में क्या होता है, क्रिकेट खेलते हो, बॉल चली जाती है, कभी उसमें कोई कुत्ता घुस जाता है, तो ऐसा सीन आपने देखा होगा। तो वहां का ड्रेनेज सिस्टम काफी प्रॉपर था, ठीक है। और वाटर रिजर्वॉयर हमें एक बहुत ही बेहतरीन मिलता है धोलावीरा का, यानी कि धोलावीरा का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो सबसे बेहतरीन था। अब आप अपने प्री के पेपर्स उठा के जरूर देखना इस क्लास के बाद, आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे स्टेटमेंट में लगे हुए। जी हाँ, पेपर्स को देखते रहा करो। जो भी बच्चे कहते हैं कि यार हम पेपर्स देखते हैं, लेकिन पेपर देखने के बाद हमें लगता है कि हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डाउन होता है, कोई बात नहीं। पेपर बार बार देखो, बार बार देखो, नहीं आता फिर भी देखो, बेशर्मों की तरह देखो। पता है, जब आप पेपर को 10-12 बार एक बार देख लोगे ना, फिर उसके बाद जब आप बुक पढ़ोगे, जब वीडियो सुनोगे, तो आप इजिली रिलेट कर पाओगे। जैसे आप कोई कॉमेडी देखते हो, अगर वो कॉमेडी किसी ऐसे कॉमेडियन की होती है जिससे आप रिलेट कर पाते हो, आपको मजा आता है। तो वैसे ही है, जब आप पेपर्स देख लोगे आप स्टडी को रिलेट कर पाओगे, और जब रिलेट कर पाओगे तो आपको मजा आएगा। और भाई मजा ही तो चाहिए लाइफ में, और क्या चाहिए, ठीक है ना। सो वाटर रिजर्वॉयर हमें कहाँ मिलता है, धोलावीरा में। सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग बहुत अच्छे से थी, ऐसे नहीं कि पुरानी दिल्ली की तरह घर बने हुए हैं कोई भी कहीं भी, जैसे इस तरीके से घर बने हुए थे, बहुत तरीके से, ठीक है ना, बहुत तरीके से साथ साथ घर बना रखे हैं, यानी ग्रिड सिस्टम था। ग्रिड सिस्टम का मतलब यही होता है, जो मैं डिजाइन बना रहा हूँ ना, इट्स अ काइंड ऑफ ग्रिड सिस्टम, ठीक है। सो बहुत ही अच्छी टाउन प्लानिंग थी, ये हमें पता होना चाहिए। सीटाडेल, सीटाडेल का मतलब क्या होता है, फोर्टिफाइड सीटाडेल। हर शहर में एक ऊपर छोटा सा शहर होता था, छोटा नहीं, ऊंचाई ऊंचाई पे जाके, कहा जाता है यहाँ पे ऊंचे लोग रहते थे, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, ठीक है ना। जैसे कि आप दिल्ली में जाओ तो दिल्ली में पूरी दिल्ली एक तरफ, फिर एक जगह आती है 7 RCR, जिसे इसका नाम मतलब नहीं पता, 7 RCR इज द मोदी जी हाउस यार और प्राइम मिनिस्टर्स हाउस, ठीक है ना। घर मत पहुंच जाना, एड्रेस दिया तो, ठीक है। सो हमारे पास कहने का मतलब यह है कि शहर के थोड़ा सा ऊपर जाके एक फोर्टिफाइड एरिया होता था जिसे हम सीटाडेल कहते थे। तो कुछ लोग अंदाजा भी लगाते हैं कि पहले के टाइम में शायद राजा होता था, लेकिन राजा का कोई हमें एविडेंस नहीं मिला है, ठीक है। सो सीटाडेल सब शहरों में मिला है हमें, एक्सेप्ट चान्हू दारो, चान्हू दारो में हमें सीटाडेल नहीं मिला है। तो जहां नहीं मिला है एग्जामिनर वहीं पूछता है, ठीक है ना, जहां नहीं मिला है वहीं पूछता है, तो हमें पता होना चाहिए। वो लोग बर्न ब्रिक्स, पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करते थे कंस्ट्रक्शन के लिए। जैसे कि वहां पे ग्रेट बाथ मिला है, ग्रेट बाथ का मतलब एक तरीके से स्विमिंग पूल टाइप जगह है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ नहाते थे, ठीक है। डेफिनेटली पूल पार्टी नहीं करते थे, कहा जाता है कि शायद कोई पूजा पाठ के लिए एक साथ उतरते थे, ठीक है। तो वो जो स्विमिंग पूल टाइप जगह है ग्रेट बाथ, वो पूरी ना पकी हुई ईंटों से बनी हुई है,
ये एक एविडेंस मिलता है कि वो लोग बर्न ब्रिक यूज करते थे। घरों का कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो ब्रिक कंस्ट्रक्शन हैं, तो पता चलता है कि ब्रिक्स का यूज अच्छा था। अब क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, देखो क्वेश्चंस क्या आते हैं, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के फीचर्स क्या। यूपीएससी है वो, ठीक है, वो ये पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडस वैली एंड वैदिक कल्चर इज कॉमन। यानी कि वैदिक कल्चर और इंडस में कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं या मिलते नहीं है। 2017 का आप क्वेश्चन उठा के देख सकते हो, प्री का इस तरीके का पूछा गया है, ठीक है। सो ये सारी चीजें स्टेटमेंट में लगा देगा कि वहां पे हड़प्पा में बर्न ब्रिक्स यूज नहीं होती थी, ठीक है, वहां पे हर शहर में सीटाडेल था, अब आपको पता है चारों में नहीं था, वहां पे ड्रेनेज सिस्टम ऐसा नहीं था, ऐसा था। तो आपको जब पता होना चाहिए कि ऐसा था तो क्या नहीं था, वो आप इजीली अंदाजा लगा सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, हमें वहां से क्या 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 मिलता है, यानी कि मेरे घर में ऐसी क्या क्या चीजें विशेष हैं जो मैं सबको बता सकता हूँ। अब देखो आर्कियोलॉजिकल फाइंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, और इसी टॉपिक से हम ये भी समझेंगे कि उनका एग्रीकल्चर कैसा था, उनकी पॉलिटी कैसी थी, यानी कि उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, वहां पे किसी तरीके के राजा महाराजा थे, खेती थी या नहीं थी, क्या वहां पे किसी तरह का धर्म था, रिलीजन था या नहीं था, पूजा पाठ किस तरीके की करते थे, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। हालांकि ये सारी चीजें बाद में अलग से भी होंगी, लेकिन इसके साथ साथ समझने में मजा आएगा, ठीक है। तो एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन पूछता है कि मोहनजोदारो में से हमें ये मिलता है या ये नहीं मिलता है, तो हम जरा देख लेते हैं मोहनजोदारो में से ही हमें क्या क्या मिलता है। ये सारी चीजें मोहनजोदारो में है, ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मिलती है ग्रेट ग्रेनरी। ग्रेनरी का मतलब क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ कोल्ड स्टोरेज। ये एक तरीके का कोल्ड स्टोरेज है। आज आप कहीं जाते हो आपको पता है ना, किसान अपना जो आलू वगैरह कहाँ रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज में, यानी कि एक तरीके का स्टोरेज, ठीक है ना, स्टोरेज था। अब स्टोरेज था, स्टोरेज क्यों था, ऐसे ही थोड़ा ना बना रखा होगा स्टोरेज, यानी कि एग्रीकल्चर भी तो होगा, और एग्रीकल्चर होना इज नॉट इम्पोर्टेंट, एग्रीकल्चर सरप्लस होगा। सरप्लस का मतलब होता है ज्यादा मात्रा में, इतना होगा कि उसे जमा किया जा सके, इतना होगा कि उसे बेचा जा सके, इतना होगा कि उसको एक्सपोर्ट किया जा सके, दूसरे देशों में भेजा जा सके, इतना होगा, तभी स्टोरेज है। यानी कि ग्रेट ग्रेनरी से हमें क्या पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था, ठीक है। ग्रेट बात, जैसे मैंने अभी बताया, ग्रेट बात में हो सकता है कोई रिलीजियस सेरेमनी हो, तो ये मान सकते हैं कि सोसाइटी पे, सोशल लेवल पे बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर कोई पूजा पाठ करते हो। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, पशुपति महादेव की एक सील मिलती है, जो हम आज के टाइम में शिव जी से भी कंपेयर करते हैं, यानी कि एक इमेज मिली है सिक्के पे जो कि कहा जाता है कि ये महादेव की है। यानी कि एक योगी बाबा बैठे हैं, उनके चारों ओर कुछ जानवर हैं, तो जो कि जैसे आप शिव जी को आज देखते हैं हड़प्पा कह रहा हूँ यार, हिमालय में बैठते हैं, तो उसी तरीके से कुछ इमेजिन किया गया है। तो यानी कि एक तरीके से पूजा पाठ थोड़ी बहुत थी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वहां पे मदर गॉडेस मिलती है हमें, यानी कि मेल की भी पूजा होती थी, फीमेल की भी पूजा होती थी। क्ले से बनी हुई, क्ले से यानी कि मिट्टी से बनी हुई कुछ मदर गॉडेस हैं, कुछ मूर्तियां हैं जो कि कहा जाता है कि ये किसी महिला की हैं जिन्हें पूजा जाता था। मेसोपोटामिया की सील मिलती है, यानी कि मेसोपोटामिया के सिक्के मिलते हैं। मेसोपोटामिया के सिक्के कहाँ मिल रहे हैं, भारत में, यानी कि हड़प्पन सभ्यता में। तो भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास फॉरेन ट्रेड था, हमारे पास विदेशों के साथ व्यापार था, ठीक है ना, फॉरेन ट्रेड था हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज कंप्लीटली अननोन अबाउट फॉरेन ट्रेड, यानी कि यूपीएससी कहता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को फॉरेन ट्रेड के बारे में कुछ भी नहीं पता था, सो गलत बात, पता था, ठीक है। एक हमें मिलती है ब्रॉन्ज की इमेज, एक ब्रॉन्ज इमेज मिलती है न्यूड विमेन डांसर की, एक महिला जो कि बिल्कुल न्यूड है, यानी कि उसने कुछ नहीं पहना हुआ है और वो डांस कर रही है, ऐसी कोई एक इमेज मिलती है। तो इससे क्या होता है कि अरे वाह एंटरटेनमेंट अच्छा था, नहीं, इससे कहीं ना कहीं ये भी पता चलता है कि महिलाओं की स्थिति, विमेन कंडीशन कैसी थी, शायद अच्छी नहीं थी कि एक विमेन न्यूड होके डांस कर रही है, या हो सकता है उस तरीके का कोई कल्चर हो, वो धीरे धीरे अभी क्लियर होगा। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है जो कि है ब्रॉन्ज इमेज। ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य, उस समय ब्रॉन्ज को यूज किया जाता था, यानी कि आयरन को बिल्कुल यूज नहीं किया जाता था, आयरन का कोई यूज नहीं था। अब आप लोग कहोगे मैं आयरन को स्पेशली क्यों बता रहा हूँ कि आयरन का क्यों यूज नहीं था, देखो आयरन का जब यूज होगा तो इनके पास आएगी पावर, क्यों, क्योंकि ये बनाएंगे आर्म्स, यानी कि हथियार बनाएंगे।
हथियार आयरन के होंगे, डेफिनेटली स्ट्रांग होंगे। आयरन से ये टूल्स बनाएंगे जिस टूल्स की मदद से ये जंगलों को काटेंगे, फॉरेस्ट को काटेंगे। फॉरेस्ट को काटेंगे तो क्या करेंगे? एग्रीकल्चर करेंगे। एग्रीकल्चर करेंगे तो क्या करेंगे? खाना अच्छा खाएंगे। खाना अच्छा खाएंगे तो न्यूट्रिशन आएगा। न्यूट्रिशन आएगा तो बच्चे ज्यादा पैदा होंगे। बच्चे ज्यादा पैदा होंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इंडियन हिस्ट्री इतनी बड़ी बन जाएगी जितनी बड़ी है। तो यानी कि आयरन का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे आने वाला है। ठीक है ना? तो हमने यहाँ से क्या क्या सीखा? वुमेन की कंडीशन कैसे थी? आयरन नहीं था। फॉरेन ट्रेड था, यानी कि इकोनॉमी हमने समझी कि इकोनॉमी थोड़ी बहुत थी। एग्रीकल्चर समझा, इकोनॉमी से पार्ट है ये। ग्रेट बात यानी कि रिलीजन, ठीक है, रिलीजन देखने को मिला। एग्रीकल्चर, इकोनॉमी देखने को मिली और विमेन की कंडीशन देखने को मिली। आगे देखते हैं और क्या क्या देखने को मिलता है। हड़प्पा से हमें क्या क्या मिल रहा है? हड़प्पा से हमें मिलता है 6 ग्रेनरीज इन अ रो। अगेन हमें ग्रेनरीज मिलती हैं, पता चलता है कि एग्रीकल्चर एंड फॉरेन ट्रेड। सेक्स ऑर्गन्स, ये एक बहुत खतरनाक चीज है। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं रिलीजन की, ये कॉन्सेप्ट समझना ही बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैं आपसे बात करूं रिलीजन की, तो मैं आपसे पूछूं कि आप लोग पूजा क्यों करते हो? तो बहुत से लोगों के दिमाग में आंसर आएगा, यार हमने पूजा अधिकतर 2 बार करी है, या तो जब हम कुछ मांगते हैं या जब हम डरे हुए होते हैं, अफ्रेड होते हैं। ये ह्यूमन बिहेवियर है, इसमें कुछ, ठीक है ना, इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर। यानी कि भगवान की याद अधिकतर लोगों को तभी आती है जब या तो बहुत ज्यादा डरे हो, जब किसी चीज की याद हो, हे भगवान यूपीएससी क्लियर करा देना, हे भगवान कोरोना से बचा लेना, यानी कि डर और कुछ इच्छा। तो पहले जो हिस्ट्री में हमें गॉड के एविडेंस मिलते हैं वो मिलते हैं डर से। कैसे? देखो, जब इंसान पहली बार दुनिया में आया, आप सबको पता है ना आग क्या होती है, आप सबको पता है फायर क्या होती है, आपको पता है इसे नहीं छूना जल जाएंगे। सपोज कोई अननोन बंदा है, कोई 6-7 लड़के खड़े हैं, और एक बंदा कहता है यार ये क्या है, कहीं दूर आग लगी हुई है जंगल वंगल में, कहता है ये क्या चमक रहा है। तो एक वो कहता है भाई बन गए, मैं देख कर आता हूँ। वो जाता है, लेकिन रिटर्न नहीं हुआ। फिर जो उसके भाई बंधु होते हैं कहते हैं हम देख कर आते हैं, वो भी जाते हैं लेकिन रिटर्न नहीं होते। यानी कि जब वो गए और वो वापस नहीं आए, तो बचे हुए लोगों को क्या पता चला कि दुनिया में कोई ऐसी चीज भी है जिसकी पावर हमारी पावर से ज्यादा है। और जब भी किसी की पावर हमारी पावर से ज्यादा होती है, हम उसके आगे क्या करते हैं? सरेंडर करते हैं, यानी कि सर झुकाते हैं। और ऐसे ही पूजा पाठ शुरू हुई, ऐसे ही लोगों ने वर्शिप करना शुरू करी। यानी कि लोग जिस जिस चीज से डरे उनका विश्वास बढ़ा, और विश्वास बढ़ा, आस्था बढ़ी और पूजा करना शुरू हुई। तो सबसे पहले इंसान पता है किससे डरा? खुद से। सबसे पहले वो इंसान किससे डरा? सबसे पहले वो डरा खुद से। यानी कि जब उसे पता चला कि हम इंसानों में इतनी ताकत है कि हम एक नया इंसान बना सकते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले अपने ही सेक्स ऑर्गन्स की पूजा शुरू करी। एनसीईआरटी में ये टर्म लिखा है, लेकिन एग्जामिनर ये टर्म देगा, फैलस। फैलस का मतलब होता है लिंगम। आज के टाइम में जो आप शिवलिंग की पूजा करते हैं, ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं, शिवलिंग इज अ सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना? ये मेल सेक्स ऑर्गन को कहा जाता है, ठीक है, फैलस। और योनी इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो इनकी पूजा करी जाती थी। क्यों करी जाती थी? ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। जब उन्हें लगा कि हम इंसानों में इतनी पावर है कि हम दूसरे इंसान पैदा कर सकते हैं, तो पूजा करना तो बनता था। तो सबसे पहले शुरुआत इसकी हुई। उसके बाद वो नेचर से डरेंगे तो देखना अग्नि, हवा, इन सब की पूजा भी शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ये कॉन्सेप्ट अब आपको पता चल गया होगा रिलीजन हमारे यहाँ कहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, चानुदारो। चानुदारो से हमें क्या क्या मिलता है? इंक पॉट, यानी कि लिखते थे। डेफिनेटली उस टाइम पे इंक का यूज किसी नेता के चेहरे पे फेंकने के लिए तो नहीं किया जाता होगा, यानी कि कुछ ना कुछ लिखते थे। क्या लिखते थे उसकी बात मैं बाद में करूंगा, यानी कि लिखना जानते थे। लिपस्टिक, अरे वाह, यानी कि मेकअप का शौक अब नहीं है, पहले भी था। पहले लड़का लड़की दोनों मेकअप करते थे। लिपस्टिक हमें मिलती है। सिटी विदाउट सीटाडेल, ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा करने की जरूरत नहीं। लोथल से हमें क्या मिलता है? डॉकयार्ड। डॉकयार्ड का मतलब एक शिप यार्ड, जहां पे शिप्स आते थे जाते थे। अगेन ये क्या बताता है? कि फॉरेन ट्रेड था, ठीक है ना, फॉरेन ट्रेड बताता है हमें। राइस मिलते हैं, यानी कि चावल के बारे में लोगों को पता था। ठीक है, डबल बरियल। डबल बरियल मिलता है। डबल बरियल का क्या मतलब है? एक कब्र में, यानी कि एक जगह पर एक लड़का और एक लड़की दोनों को एक साथ दफनाया हुआ है। एक साथ दफनाया हुआ है। आधों को लग रहा होगा हाउ रोमांटिक, मरने के बाद भी साथ में। नहीं भाई, इससे जरा एक चीज समझो। क्या हो सकता है कि एक टाइम पे ऐसी कंडीशन हो कि अगर किसी का हस्बैंड मर जाए तो उसकी वाइफ को जिंदा दफना दिया जाता हो सकता है, ठीक है ना? यानी कि ये कहीं ना कहीं सोसाइटी बताती है। ये कहीं ना कहीं क्या बताती है? कि फीमेल कंडीशन किस तरीके से थी,
वहां का बरियल सिस्टम किस तरीके से था कि दो लोगों को एक साथ दफनाया जाता था। ठीक है ना। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट हो सकता है। आपने आगे चल के सती का कॉन्सेप्ट देखा, जो कि हमें गुप्ता पीरियड से देखने को मिलता है, सती प्रथा। यानी कि एक वाइफ को हस्बैंड के साथ जिंदा जला देना। यार पता नहीं कैसी कैसी प्रथाएं हुई हैं हमारे यहाँ, दुख दुख होता है ये सब चीज देख के, लेकिन ऐसा हुआ है। ठीक है ना। ईरान के सिक्के, यानी कि अभी तक हमें पता चलता था कि मेसोपोटामिया के सिक्के हैं, यानी कि मेसोपोटामिया से हमारा किसी तरीके का व्यापार है, लेकिन अब पता चलता है ईरान के साथ भी था। यानी कि फॉरेन ट्रेड में इंडिया टॉप पर था। आगे चलते हैं। धोलावीरा से क्या मिलता है? वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, हम इसे पढ़ चुके हैं। वाटर हार्नेसिंग ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ चुके हैं। स्टेडियम मिलता है, डेफिनेटली क्रिकेट खेलना नहीं जानते थे गिल्ली डंडा खेलते होंगे शायद, कुछ भी खेलते थे, लेकिन स्टेडियम था। ठीक है ना। अब तुम्हें लगता हो कि वहां पे विराट कोहली जैसा कोई होगा, शायद हो। ठीक है ना। ओनली साइट डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, एक यही साइट थी, एक यही शहर था जो 3 पार्ट्स में डिवाइड था, बाकी सारे शहर 2 पार्ट्स में डिवाइड थे। याद करो, सीटाडेल और एक नॉर्मल सिटी जहां पे नॉर्मल लोग रह रहे हैं, और एक यहाँ पे ऊंचे लोग, ऊंची पसंद वाले लोग रह रहे हैं। ठीक है। एक मिलता है सुरकोताड़ा। सुरकोताड़ा ये गुजरात में एक जगह है, यहाँ से हमें मिलती है बोन्स ऑफ हॉर्स। और किसी किसी बुक में लिखा है रिमेन्स ऑफ हॉर्स, मतलब एक ही है, यानी कि घोड़े के अस्थि पंजर, अस्थियां, अस्थियां इन द सेंस वो मटकी वाली नहीं, बोन्स। ठीक है ना। हिंदी भाषा का यूज, हिंदी एनसीईआरटी बोल देता हूँ साथ साथ, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है। बोन्स ऑफ हॉर्स, यानी कि घोड़े के एविडेंस थे या नहीं थे? थे। 2017, अगेन इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हो। स्टेटमेंट में लगा के पूछा हुआ है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को घोड़े के बारे में नहीं पता था। भाई पता तो था, लिखा है क्लियर, तो गलत करने का सीन ही नहीं बनता। उसके बाद आता है कालीबंगा। कालीबंगा से हमें क्या मिलता है? प्लग फील्ड, यानी कि जुता हुआ खेत की, यानी कि एग्रीकल्चर करना जानते थे। और सबसे बड़ी चीज, प्लग्ड करना जानते थे, यानी कि हल से जोतना जानते थे। हमने हिस्ट्री में एविडेंस देखा है, राजा जनक खुद हल जोतने गए थे। ठीक है, जब उन्हें सीता माता मिली थी। उसके अलावा हमने बलराम, कृष्ण जी के बड़े भाई, उनका तो हथियार ही यही था। तो ये सारी चीजें हमने एविडेंस देखा, यानी कि हिस्ट्री में लोगों को इसके बारे में पता था, मेसोपोटामियन सील। ठीक है। सो इतनी सारी चीजें हमने देखी। ठीक है। अब क्या सीन है? अभी हड़प्पन सिविलाइजेशन में कुछ चीजें रह गई हैं जो कि मैं नहीं बता रहा हूँ। आप कहोगे क्यों नहीं बता रहे यार, खत्म करो। नहीं, मैं अभी खत्म नहीं करूंगा। अभी इसको मैं रिलीजन, पॉलिटी, एग्रीकल्चर सबको एक साथ कराऊंगा जब मैं वैदिक कल्चर कराऊंगा। यानी कि हम इसे कंपेयर करके पढ़ेंगे कि यहां पर क्या था, यहां पर क्या था। यानी कि इसकी पिक्चर खत्म जहां होती है, वहां उसकी पिक्चर शुरू होती है। यानी कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो ये सारी चीजें हम एक साथ पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मिलाऊंगा विक्की डोनर से, विक्की डोनर से। यानी कि जैसे आज हमने रिलीजन का एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझा, इसके बाद हम और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे कि किंग कैसे आया, इकोनॉमी कैसे स्टार्ट हुई, पॉलिटी कैसे स्टार्ट हुई, सोसाइटी कैसे स्टार्ट हुई। ये सारी चीजें हम एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही है। एंजॉय करो, खाओ पियो, एंड दैट्स इट। आगे जाने से पहले एक बार फिर बता दूंगा भाई, मेरे नाम में है पावर, मेरा नाम यूज करो और 10% का सब्सक्रिप्शन पाओ। ठीक है। सो बाय बाय गाइस, सी यू, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है। वाईफाई यूपीएससी का नया चैनल आया है, इसको सपोर्ट करो जैसे आपने वाईफाई के बाकी चैनल्स को सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू, बाय बाय।